नमस्कार, ईएमएस टीवी के मुद्दे की बात कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। और केंद्र सरकार ने बुधवार को नई शिक्षा नीति को मंजूरी दे दी है। करीब 32 साल बाद आई नई शिक्षा नीति में प्राइमरी शिक्षा को लेकर उच्च शिक्षा पे कई बड़े बदलाव किए गए हैं और इन बड़े बदलावों का क्या कुछ असर देखने को मिलेगा, इन्हीं सब बातचीत के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं एक्सप्रेस मीडिया सर्विसेज के प्रधान संपादक सनत कुमार जैन जी। सर, आपका सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है। सर, सबसे पहले मैं यहाँ पे जानना चाहूंगा कि क्या कुछ बड़े बदलाव सरकार ने किए, उसका क्या परिवर्तन अब आगे आने वाले समय में देखने को मिलेगा? देखिए, सरकार ने एक सबसे अच्छा निर्णय लिया है कि प्राइमरी तक की शिक्षा मातृभाषा में हो। और यदि ये सरकार ने नई शिक्षा नीति में प्रावधान किया है और इसका यदि पालन सरकार करा पाती है तो ये एक बहुत अच्छा कदम है सरकार का। कहा जाता है कि छोटा बच्चा अपनी मातृभाषा में ही सबसे ज़्यादा चीज़ों को आत्मसात कर पाता है। और प्राइमरी तक की शिक्षा में यदि उसे मौलिक शिक्षा अपनी खुद की भाषा में मिलती है तो निश्चित रूप से उसकी सोचने, समझने और चिंतन करने की शक्ति बढ़ेगी। तो ये सरकार का बहुत अच्छा प्रयास है। दूसरा, ये 11 साल का अब फिर से एक कोर्स बना दिया है। 5 साल प्राइमरी, 3 साल मिडिल, 3 साल हाई स्कूल और 4 साल ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए। तो शिक्षा अवधि को कुछ घटाया गया है कि अब 15 साल में पोस्ट ग्रेजुएशन तक के सारी पढ़ाई आप कर सकते हैं। सबसे अच्छी और इसमें एक बात ये हुई है कि सरकार ने अब ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की शिक्षा के लिए एक सर्टिफिकेट, डिप्लोमा और डिग्री कोर्स चालू कर दिए हैं। तो इसमें यह है कि कहीं आप किसी कारण से यदि बीच में ब्रेक भी कर लेते हैं तो आगे फिर से पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो इस हिसाब से नई शिक्षा पॉलिसी में जो परिवर्तन हुए हैं उनमें हर परिवर्तन लोगों को आकर्षित करता है और कुछ इसमें अच्छी बातें हैं जिसको सराहना की जानी चाहिए। और शिक्षा नीति में जो बदलाव किया गया है उसमें ये भी देखने को मिलता है कि कुछ हमने विदेशों से भी कि वहाँ के जो बच्चे कैसे तेज़ी के साथ बढ़ते हैं और कैसे अपनी शिक्षा में वो भारत की शिक्षा के मुकाबले ज़्यादा तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। इसमें कुछ प्रावधान हैं जिनका स्वागत किया जाना चाहिए। आपने बोला कि सर्टिफिकेट, डिप्लोमा और डिग्री को लेकर एक परिवर्तन इस नई शिक्षा नीति में लिया गया है, तो एक्चुअली ये है क्या और इसका क्या कुछ असर देखने को मिलेगा? देखिए, अभी तक तो ये होता था कि आप जैसे 12th पास करते थे तो आपको किसी एक विषय में प्रवेश लेना होता था और वो स्नातक की डिग्री आपको 3 साल तक लगातार करनी होती थी। यदि आप बीच में छोड़ देते थे तो दोबारा फिर उसको नहीं कर पाते थे या दूसरे विषय में आप जाना चाहते तो नहीं जा पाते थे। अब इसमें यह हो गया कि 1 साल का सर्टिफिकेट कोर्स है। तो आज मैंने किसी एक विषय को लेके प्रवेश लिया और 1 साल की हमने पढ़ाई की और हमें लगा कि ये विषय हमारे अनुकूल नहीं है तो हम दूसरे विषय में भी उसमें जा सकते हैं और दूसरे साल हम दूसरे विषय से और फिर उसको करके और हम उसको डिग्री कोर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इससे बच्चे पढ़ाई के दौरान यदि कहीं काम करना चाहते हैं या कभी एक विषय से दूसरे विषय में शिफ्ट होना चाहते हैं या उसके बीच में अंतराल चाहते हैं तो नई शिक्षा नीति का ये सबसे अच्छा प्रावधान है कि अब बच्चे अपनी समझ के अनुसार और कोर्स बदल भी सकते हैं और समय रहते कोर्स कर भी सकते हैं। सर, नई शिक्षा का नीति को लेकर जो प्राइमरी एजुकेशन है, मिडिल एजुकेशन और हायर एजुकेशन को लेकर जो एक फॉर्मूला बनाया गया है 5-3-3-4 का जो फॉर्मूला बनाया गया है उसको लेके अब क्या कुछ देखने को मिलेगा, इसका परिवर्तन क्या होगा? देखिए, 5 साल की जो प्राइमरी शिक्षा होती है वो पूरे जीवन के लिए बच्चों के लिए अति महत्वपूर्ण होती है। 5 साल में जब प्राइमरी में हम उसको शिक्षा देते हैं तो हम उसे पूरा भाषा लिखने का, पढ़ने का, उसे गणित की जानकारी, उसे भौगोलिक जानकारी, मतलब ये जो जानकारी देती है वो जीवन से मृत्यु तक उसके आसपास वो जुड़ी रहती हैं, वो कभी उनसे दूर नहीं होता है। तो यदि उसे भाषा ज्ञान प्राइमरी में बहुत अच्छा हो गया, चीज़ों की समझ बहुत अच्छी हो गई तो ये पूरा का पूरा मिडिल और हाई स्कूल और ग्रेजुएशन के बाद कैरियर बनाने तक में रिफ्लेक्ट करता है। तो प्राइमरी शिक्षा में भारत को बहुत ध्यान देना चाहिए और ये केवल एक ही कदम है कि मातृभाषा में प्राइमरी शिक्षा देने की बात जो शिक्षा नीति में आई है। तो यदि 5वीं तक की शिक्षा हम प्राइमरी की जो शिक्षा है वो अपनी मातृभाषा में देते हैं और मल्टीपल नॉलेज जो है खेल खेल में उसे हर चीज़ों से जोड़ते हैं। हम केवल
छोटी सी बातों तक सीमित नहीं रह जाएं कि उसे हम केवल कोर्स की किताबों तक सीमित रखें, ये नहीं होना चाहिए। प्राइमरी की शिक्षा इतनी महत्वपूर्ण है कि जब मेरे तरीके से तो मैं कहता हूँ कि जब 2 साल का बच्चा होता है तो उसमें खुद ही सारी चीज़ें जानने की जिज्ञासा होती हैं, आप बताएं या ना बताएं, लेकिन वो बच्चा सारा जानना चाहता है। तो ऐसे ही जब प्राइमरी का एजुकेशन मिलती है तो उस समय बच्चा बहुत चीज़ों को जानना चाहता है, और उन चीज़ों को यदि हम उसकी प्राइमरी एजुकेशन में शामिल कर दें जो उसे जीवन भर काम आनी है, और छोटी छोटी सी क्रिएटिविटी से सारी चीज़ों से कहाँ क्या फ़र्क पड़ता है कहाँ नहीं पड़ता है। तो भारत में मैं समझता हूँ 60-70 के दशक में इसी तरीके की शिक्षा होती थी कि जहाँ कोर्स कम होता था लेकिन दूसरी एक्टिविटीज़ के माध्यम से बच्चों को समाज से और नॉलेज से जोड़ा जाता था। वो मेरा ख्याल इस नई शिक्षा नीति में आना चाहिए, और यदि ये परिवर्तन आ गया तो बहुत अच्छी बात है। सर, दूसरी बात है कि यहाँ पे उच्च शिक्षा को लेकर एक नियामक बनाया जा रहा है, नियामक पूरा कंट्रोल करेगा, और दूसरी चीज़ है कि जो बच्चे अब बीच में पढ़ाई छोड़ देते हैं उनकी पढ़ाई बेकार नहीं होगी, तो इस चीज़ को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं? देखिए, अभी तक जैसा मैंने पहले भी बताया कि 3 साल तक हमें एक विषय पढ़ना जरूरी होता था। जैसे मैंने BBA किया तो BBA के बाद फिर हम MBA ही कर सकते थे और कोई दूसरा हमारे पास रास्ता नहीं होता था। लेकिन अब हमारे पास ये रास्ता है कि हमने 1 साल कोई कोर्स किया और वो सर्टिफिकेट कोर्स मिल गया। वो सर्टिफिकेट कोर्स के आधार पर हम फिर से दूसरे साल नया कोर्स कर सकते हैं, तो वो सर्टिफिकेट कोर्स होगा या डिग्री कोर्स होगा। तो ये बच्चों को एक तो बीच में कुछ समय का यदि अंतराल चाहिए है तो वो भी मिल जाएगा। और उच्च शिक्षा में ये बात बहुत अच्छी हुई है कि जैसे जैसे बच्चे की समझ होती है और वो जिस तरीके से अपना कैरियर बनाना चाहता है, तो ये स्वतंत्रता शिक्षा नीति में पहली बार आई है। दूसरा ये है कि अभी यदि आपको PhD करना है तो MPhil करना है। आपने मतलब जो कोर्स किया है तो पोस्ट ग्रेजुएशन आप उसी कोर्स में कर सकते हो, अन्यथा 1 साल के सर्टिफिकेट कोर्स हुआ करते थे। तो अब सरकार ने 4 साल का जो कोर्स बनाया है, तो 4 साल में आप पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स करके और फिर शोध संस्थान की ओर भी जा सकते हैं। तो अब जो PhD करने का तरीका सरकार ने बदला है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण कदम है, और इसकी भी जितनी सराहना की जाए कम है। यहाँ पे सरकार ने ये भी कहा है कि अमेरिका के तर्ज पर अब भारत में भी नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बनाया जाएगा। सबसे मैं जानना चाहूँगा ये क्या है और ये क्या कुछ काम करेगा? देखिए, अमेरिका में शोध के लिए वो वहाँ यूनिवर्सिटीज़ आपसे एग्ज़ाम लेती हैं, आपसे पूछती हैं आपकी शोध के विषय में जानकारी क्या क्या आप कर सकते हैं, उसके बारे में जानती हैं। शोध के लिए वो पैसे भी देते हैं, लेकिन एक निश्चित समय सीमा पे आपको वो शोध करके देना होता है। अभी तक अपने यहाँ भारत में मान लो PhD कर रहे हैं तो वो PhD कितने साल में क्लियर होगी, इस बात का कोई ठिकाना नहीं होता था। PhD में आप किन किन चीज़ों को शामिल करेंगे ये कोई तरीका नहीं होता था। लेकिन विदेशों में, खासतौर से अमेरिका में, शोध के लिए वो दुनिया भर से लोगों को बुलाते हैं और PhD कराने के लिए उनको पे खर्च भी करते हैं, और खर्च करके उन्हें एक निश्चित समय सीमा पर जिस विषय को लेकर उन्होंने शोध स्वीकार किया है उसमें उन्हें पूरी मेहनत करके और एक निश्चित समय सीमा पे उसको देना पड़ती है। तो वो उसके जो नाम्स हैं वो एक भारत सरकार लागू करना चाह रही है कि PhD भी एक निश्चित समय पे हो और उसके परिणाम सकारात्मक हों। एक केवल कागजी की डिग्री तो हमने ले ली PhD की, लेकिन हम विषय के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं। तो अब उसमें थोड़ा से बदलाव करने की शायद सरकार की मंशा है, और एक अच्छा कदम ये भी माना गया है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जैसे शोध होते हैं तो वो वास्तव में शोध के परिणाम विश्वविद्यालय और सरकार को और देश को इसका लाभ मिले, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग शोध में आए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो एक निश्चित समय सीमा पर और निश्चित परिक्षेत्र में अपने काम को करें। आप ये सोचते हैं कि नई जो शिक्षा नीति भी बनाई है सरकार ने, इसको लेकर आने वाले समय में हम पूरे दुनिया में एक कंपटीशन दे पाएंगे शिक्षा को लेकर? नहीं, इसमें मेरा मत अलग है। भारत सरकार जो भी प्रयास करती है, कागज़ में जो भी योजनाएं लाती हैं, वो योजनाएं तो बहुत अच्छी होती हैं, लेकिन जब उनके क्रियान्वयन की बात आती है तो वो क्रियान्वयन के मामले में चूँकि कोई सिस्टम ढांचा नहीं है, तो आज सरकार ने ये प्रावधान तो कर दिया, लेकिन कल उनके पास बजट नहीं है, परसों उनके साथ यूनिवर्सिटी के साथ सामंजस्य नहीं है, राज्य सरकारें अपने अपने हिसाब से करती हैं। तो ये कई ऐसे हर्डल्स हैं
कि जिनमें हम ये देखते हैं कि योजनाएं तो बहुत अच्छी हैं और 20 साल से चल भी रही हैं, लेकिन उसके परिणाम सार्थक होने की जगह वो नुकसान करने वाले ज़्यादा होते हैं। तो जब तक सरकार शिक्षा संस्थानों में अपनी सहभागिता को कम नहीं करेगी, जब तक उन्हें स्वतंत्रता नहीं देगी नियंत्रितवादी के रूप में, कि एक बार हमने जो नीति बना दी है उनका हर हालत में, चाहे वो बजट का मामला हो, चाहे उन विश्वविद्यालयों की परीक्षा का मूल्यांकन का तरीका हो, या वहाँ पढ़ाने के तौर तरीके हों, इसमें स्वतंत्रता देनी होगी। और यदि ये स्वतंत्रता नहीं मिली तो हमारे जैसे सारे शिक्षण संस्थान धीरे धीरे बर्बाद होते जा रहे हैं, तो आगे भी बर्बाद होंगे, क्योंकि हमारे यहाँ केंद्र और राज्य सरकारें और इतने सारे नियामक संस्थाएं हैं जो रोज़ जा के वहाँ पर अपनी उपस्थिति तो दर्ज कराते हैं, लेकिन उनकी समस्याओं पे या उन पे कोई काम कभी करते नहीं हैं। सरकार शिक्षा नीति लाई है, इसका स्वागत किया जाना चाहिए, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में सरकार का दखल न्यूनतम से न्यूनतम हो, ये बात मैं इस अवसर पर कहना चाहता हूँ। एक दूसरी बात यहाँ पे केंद्र सरकार ने कही थी कि हम जो शिक्षा है, जो शिक्षा प्रणाली, उसको व्यवहारिक तौर पे सामने लाएंगे, तो क्या नई शिक्षा नीति में ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है? नहीं, देखिए, मैंने कहा ना कि जब शिक्षा नीति, कोई भी नीति बनती है तो जब कोई भी ड्राफ्ट बनता है उसके लिए काफ़ी मेहनत होती है और उसमें काफ़ी अच्छी चीज़ें सामने आती हैं। सवाल ये है कि हम जो सोचते हैं तो क्या अपने जीवन में पूरा कर पाते हैं? हर मिनट में, हर घंटे में हमारे पास नए नए आइडियाज़ आते हैं, उन आइडियाज़ को हम सामने लाते हैं, लेकिन पूरे जीवन में हम उनमें से कितने आइडिया को मूर्त रूप में ढाल सकते हैं? तो यही हाल हमारी केंद्र और राज्य सरकारों का हो रहा है कि बहुत जल्दी वो सारी चीज़ों को बदलते हैं, बदलने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम जिन कारणों से वो बदलाव करते हैं उस तक तो हम आज तक नहीं पहुंच पाए। धीरे धीरे हमारा शिक्षण संस्थाओं पे सरकारों का शिकंजा कसता जा रहा है। अभी पिछले यदि 4-5 वर्षों में देखें तो बड़े बड़े विश्वविद्यालय जो पूरे IIT हैं, इनमें भी केंद्र सरकार और दूसरे संस्थाओं का लगातार नियंत्रण बढ़ता जा रहा है, जिसके कारण वो अपनी प्रतिष्ठा और अपने स्थितियों को खोते जा रहे हैं। इससे बचना होगा। जी सर, मुझे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ मौजूद थे सनत कुमार जैन, जिन्होंने बताया कि नई शिक्षा प्रणाली तो आई है, स्वागत योग्य, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए और सरकार का दखल कम से कम होना चाहिए। फिलहाल मुद्दे की बात में इतना ही। नमस्कार। नमस्कार।